सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। तो आप जानते हो भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये शूटर हैं, अभिनव बिंद्रा इनका नाम है। और अभी इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्हें 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था और अभी एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। अब दूसरा इनको चुना गया है तो पहले कौन है या इनके एक और साथी कौन है जिनको उपाध्यक्ष चुना गया, तो वो पोलैंड के साइक्लिस्ट हैं माजा व्लोजोवस्का को इनके साथ यहाँ का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इनका नाम हमारे लिए ध्यान नहीं रखना है, हमें नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन इनका नाम जरूर आपको ध्यान रखना है। अभिनव बिंद्रा इनका नाम है। आपको याद होगा अभी इन्हीं को ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हम बात करते हैं, स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम 23 जून को मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बक। और आपको याद होगा पिछले साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141 नंबर की जो बैठक है वो भारत में हुई थी। 40 सालों के बाद भारत में हुई थी। भारत में भी कहाँ, मुंबई में हुई थी, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं। तो आंसर होगा अनुपम कपूर। तो अभी अनुपम कपूर को आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किनके स्थान पे आई है, मतलब इन्होंने किनका स्थान लिया, साधना सक्सेना नायर का। और याद हो तो वो इस पद पर आने वाली पहली महिला थी। लेकिन अभी इनके बारे में हमने पढ़ा भी था अभी कुछ दिन पहले ही कि साधना सक्सेना नायर अब ये मेडिकल सर्विसेज इन आर्मी की डायरेक्टर जनरल बन गई है और इस पद पर भी आने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। बाकी ऑप्शन देखो, विकास लखेरा असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने, संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रीति सूदन, इंपॉर्टेंट नाम है, यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है। इस पद पर आने वाली ये दूसरी महिला है। अब इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो दलजीत सिंह चौधरी ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं और वैसे अभी बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दे दिया गया क्योंकि नितिन अग्रवाल को हटा दिया गया। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और आलोक शर्मा ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल बने। तो राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। तो राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के ये डायरेक्टर जनरल। पीयूष आनंद अभी एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। मनोज यादव आरपीएफ के बने थे और राजेश निर्वाण होम गार्ड के बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, कल मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स के वीडियो के बारे में बोला था कि 2024 के स्टार्टिंग के 7 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल अपॉइंटमेंट हो चाहे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हो, दोनों का एक ही वीडियो मैंने आपको बना करके दे दिया है, मतलब अलग अलग नहीं बनाया। तो वो कल मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन वो एक्चुअली में अपलोड होते होते बीच में कैंसिल हो गया और मुझे लेट जा करके पता चला। फिर मुझे लगा अब लेट अपलोड करने से कोई मतलब नहीं है, मॉर्निंग में इसको अपलोड करेंगे। तो आज मॉर्निंग में 4 बजे ही अपलोड हो चुका है। तो आप जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वहां पे, ठीक है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा है। पेरिस ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं अभी 11 अगस्त को। तो इसमें मेडल टैली में अगर बात करते हैं तो कौन सा देश टॉप पे रहा, तो अमेरिका टॉप पे रहा है। अब देखो पेरिस ओलंपिक से जो भी संबंधित प्रश्न होते हैं, जो भी हमने टुकड़ों में पढ़े थे अलग अलग दिनों में, तो आज एक बार यूं समझो आखिरी बार पेरिस ओलंपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ में आपको रिवाइज करा रहा हूं। और वैसे भी अगर क्रेक एग्जाम के आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कई बार ये रिवाइज करा चुका हूं सारे पॉइंट्स। इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स तो आपको याद हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हम मेडल टैली की बात करते हैं। तो इसमें टॉप पर अमेरिका है, इसके पास 40 गोल्ड आए, 44 सिल्वर है और 42 ब्रॉन्ज है। टोटल 126 मेडल के साथ टॉप पे रहा। दूसरे स्थान पे चाइना है, 40 गोल्ड है। अब देखो दोनों के पास गोल्ड बराबर है तो फिर सिल्वर से कंपेयर करेंगे, और सिल्वर बराबर होते तो फिर ब्रॉन्ज से कंपेयर करते। तो सिल्वर 27 आए, 24 ब्रॉन्ज है, 91 मेडल है सिल्वर के पास। तीसरे स्थान पे जापान है। भारत की बात करते हैं, भारत 71 नंबर पर है। आपको पता है एक भी गोल्ड नहीं आया, एक सिल्वर आए जो कि नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे और
5 ब्रॉन्ज इस बार, यानी कि टोटल 6 मेडल हमारे पास है। हम 71 नंबर पे यहाँ पे हमें रैंकिंग मिली है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो ये जो अब मैं शीट आपको रिवाइज कराऊंगा ये आपको रट चुकी होगी, आपको लगेगा आप क्यों करवा रहे हो। तो आपको तो मैं रटा चुका हूं, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि कल ओलंपिक खत्म हुए हैं। तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि सारे पॉइंट्स एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो देखो, फिर पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक थे, पेरिस फ्रांस में हुए। 33 नंबर का एडिशन था, 26 जुलाई को शुरू हुए थे, 11 अगस्त तक चले। मैस्कॉट शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज, ये फ्रांस की पारंपरिक टोपी है। भारतीय मशाल वाहक रहे थे अभिनव बिंद्रा, शूटिंग से इनका संबंध है। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया अदानी ग्रुप ने। उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 जने थे, शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बियरर? 2 जने थे, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर शूटर है और पीआर श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। शेफ डे मिशन की बात करेंगे, गगन नारंग बनाए गए। और पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी बिल्किस मीर। इस बार के पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम कौन कौन से शामिल किए गए थे? ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। अगले वाले जो 4 साल बाद समर ओलंपिक, वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। साथ में मैंने आपको ये भी हमेशा बताया है कि विंटर ओलंपिक्स अभी ये घोषणा की गई थी, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं कि 2030 वाले जो विंटर ओलंपिक्स है वो फ्रांस में होंगे और 2034 वाले अमेरिका में होंगे। ये तो पेरिस ओलंपिक से वो प्रश्न थे जो अलग अलग दिनों में हमारे करंट अफेयर्स में आए थे, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिया। अब भारत में कौन कौन ने क्या क्या मेडल जीते हैं, एक बार मैं टेबल की फॉर्मेट से आपको रिवाइज करा दूं क्विक। तो देखो, पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले भारत के लिए मेडल लेकर के आई थी मनु भाकर। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। और इनसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि शूटिंग में ओलंपिक में मेडल लाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और इसके बाद दूसरा मेडल भी ये लेकर के आई थी, लेकिन मिक्स्ड इवेंट में। किसके साथ मिलकर के? सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के। तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि मनु भाकर पहली भारतीय व्यक्ति या पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर के आई हैं। उसके अलावा ओलंपिक में शूटिंग में ये पहला मौका था जब मिक्स्ड इवेंट में हमारे पास कोई मेडल आया। कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज है। उसके अलावा यहाँ पे तीसरा मेडल भी शूटिंग से आया था, स्वप्निल कुसाले लेकर के आए थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। उसके बाद चौथा मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेकर के आई थी। ये जरूर याद रखना, इन्होंने किसको हराया था? स्पेन को हराया था, ब्रॉन्ज लेकर के आई थी। और इसमें जो गोलकीपर पीआर श्रीजेश है, उन्होंने इसके बाद रिटायरमेंट भी ले लिया है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा, ये एकमात्र यहाँ पे सिल्वर लेकर के आए, भाला फेंक से इनका संबंध है। आप अब मुझे लिख के बताएंगे कि इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था कि हमें सिल्वर मिला है, और गोल्ड जो जीता है पाकिस्तान के खिलाड़ी ने, उनका नाम, और उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका कि वो रिकॉर्ड बन गया। कल ही मैंने आपको बताया है, अभी आप लिखेंगे। बाकी आखिरी जो हमारा मेडल आया था, अमन सहरावत लेकर के आए थे 57 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल में, और ब्रॉन्ज लेकर के आए थे, ये रेसलर है। और विनेश फोगाट भी काफी चर्चित ही हैं, उनकी कैटेगरी से उनका थोड़ा सा वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, वरना गोल्ड या सिल्वर तो पक्का आता हमारे पास। तो इस तरह से पेरिस ओलंपिक ये पूरा हमारा समाप्त होता है। सब मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे भारत के मेडल भी बता दिए हैं, मेडल टैली में कौन टॉप पर है किस मेडल के साथ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पेरिस ओलंपिक से और क्या क्या बीच में प्रश्न बने थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। और यहां से देखना किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, स्पोर्ट्स से प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हिम उन्नति योजना। तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और उन्होंने ही राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना को शुरू किया है। तो जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, यानी कि नेचुरल फार्मिंग, यानी कि रसायन मुक्त खेती करते हैं, तो सरकार ऐसे किसानों से अच्छे मूल्य पर अनाज खरीदेगी, ताकि इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को फायदा हो और राज्य में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके। और नेचुरल फार्मिंग से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? याद आना चाहिए। अभी आंध्र प्रदेश को प्राकृतिक खेती मॉडल के लिए गुलबेंकिंग अवार्ड 2024 मिला था। वैसे भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट अगर आपसे पूछे तो आप सभी जानते हैं सिक्किम आंसर होगा। देखो, हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसकी कैपिटल शिमला है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, यहाँ पे कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं
तो मिशन महिला सारथी योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश की ही है। नमो शतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र ने शुरू की थी। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश ने। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज ये एक पहल है, इसको शुरू किया था बिहार ने। उन्नत आरोग्य श्री योजना को आंध्र प्रदेश ने। पश्चिम बंगाल ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की थी। ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को उत्तर प्रदेश ने। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू कश्मीर बना था। तो ये 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लो, अभी किसे नया कैबिनेट सचिव बनाया, कैबिनेट सेक्रेटरी नए कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा TV सोमनाथन। तो 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं TV सोमनाथन, जिनको अभी देश का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। फिलहाल ये देश के वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, लेकिन अब ये कैबिनेट सचिव बन गए हैं। और अभी तक कैबिनेट सचिव कौन थे आप जानते हो, या यूं कह दूं कि इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो राजीव गौबा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल अभी पूरा हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। अब मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कराने वाला हूं। ये शीट मैं आपके सामने पहली बार लेकर के आ रहा हूं बना करके, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस शीट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। और ये रिसेंट अपॉइंट नहीं कहोगे आप, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। क्या है, एक भी नाम आपको फालतू नहीं लगेगा। तो हमने कहा ये दूसरे नंबर के हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बाकी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक, ये SS दुबे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणि। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। बाकी इसरो के हेड S सोमनाथ हैं। अभी हमारे नए नेवल चीफ बने थे, इनका नाम दिनेश कुमार त्रिपाठी है। आर्मी चीफ भी नए बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी नाम है। और एयर चीफ मार्शल तो वही है, विवेक राम चौधरी। RBI के गवर्नर आप जानते हो शक्तिकांत दास हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए, लेकिन 15वें वित्त आयोग के आपको याद है NK सिंह है, नंद किशोर सिंह। बाकी लोकपाल अध्यक्ष भी अभी नए बने थे, दूसरे नंबर के हैं ये अजय मणिकराव खानविलकर, इनका नाम है, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, 25वें नंबर के बने थे। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने थे। वैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये रेखा शर्मा है। नीति आयोग में बात करें तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। और CEO BVR सुब्रमण्यम। उसके अलावा अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से बन गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने ऋतुराज अवस्थी। UPSC के भी अध्यक्ष बनी थी प्रीति सूदन, दूसरी महिला इस पद पर आने वाली। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन। CBI प्रमुख प्रवीण सूद है। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के हेड है तपन डेका। रॉ प्रमुख रवि सिन्हा है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM अभी फिर से बन गए PK मिश्रा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 28 इंपॉर्टेंट आपको अपॉइंटमेंट कराए हैं। इसमें से बहुत सारे तो आपको याद होंगे और कुछ याद नहीं है, तो अब याद कर लेना। इसी तरह से ये शीट में 2-3 बार फिर से रिपीट करवा दूंगा, तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 इसको किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने G60 को लॉन्च किया है। क्या है ये? तो ये एक मेगा सैटेलाइट तारामंडल है, यानी कि अभी ये 108 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जिसको लॉन्च किया चाइना ने। मतलब इस साल 2024 में चाइना 108 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, लेकिन अभी इस 108 में से 18 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। किस रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से। उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना। आपको याद होगा एलन मस्क का जो SpaceX कंपनी है उसका एक स्टार लिंक प्रोजेक्ट है, उसमें भी इसी तरह से उसने बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए, और उसे ही अब टक्कर देने के लिए चाइना ने इसको लॉन्च किया है। चाइना ने कहा कि 2027 तक इस तरह से वो 15,000 सैटेलाइट्स को तैनात कर देगा स्पेस में। और चाइना ने इन ग्रुप्स ऑफ सैटेलाइट्स को नाम दिया है 1000 सेल्स। आपको याद होगा
अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसरो अभी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 इसका नाम है, इसको लॉन्च करेगा। किस रॉकेट से? याद रखना, SSLV D3, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से। बात यहाँ पे लेकिन चाइना की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ मैप में। चाइना ये रहा। देखो, चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी रेनमिन है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और आपको बताए, जो चाइना का एक शहर है शंघाई, वो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्से नदी के किनारे। और ये एशिया की सबसे लंबी रिवर भी है। वैसे चीन का अशोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताता हूँ, ये 2024 के ही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ये बनाएगा चाइना, और इसने इसको नाम दिया है ट्राइडेंट। दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च किया, जिसका नाम जुके 2 है। सोलर एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के नए पैटर्न का पता करने के लिए अभी सीहे मिशन लॉन्च किया था चाइना ने ही। चांग-ई 7 मिशन में हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए 2 देश शामिल हुए हैं, इजिप्ट और बहरीन। ये चाइना का मिशन है, इसे ये 2026 में लॉन्च करेगा। अभी जो चांग-ई 6 मिशन था चाइना का, आपको पता है चंद्रमा के सुदूर हिस्से, यानी कि जो अंधेरा वाला भाग है वहां से सैंपल लाने वाला पहला देश बन गया था चाइना इस मिशन के थ्रू। और इसके अलावा चीन और फ्रांस मिलकर तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, जिसका नाम स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर है, और इसे लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया था। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि चाइना ने कहा कि दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये बनाएगा, 2025 में शुरू करेगा बनाना। तो इस तरह से चाइना से संबंधित ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, ये भारत किस देश में यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू करेगा? तो आंसर होगा मालदीव। तो अभी 9 से लेकर 11 अगस्त तक हमारे विदेश मंत्री जो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी मालदीव के दौरे पर थे। तो उसके बाद ये न्यूज निकल के आई है कि भारत मालदीव में यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू करेगा। दोनों के बीच एग्रीमेंट हो चुका है। तो इस समझौते से मालदीव के पर्यटन पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ेगा। अब यूपीआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मालदीव की बात करें तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल माले होती है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू है। और अभी दोस्ती एक्सरसाइज आपने पढ़ा होगा जो कि भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ था मालदीव में। देखो, यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको लॉन्च किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था आरबीआई ने टैक्स पेमेंट में जो आप यूपीआई लिमिट होती है उसको बढ़ा दिया, 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। बाकी अगर पूछे यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश, ये नेपाल है। और यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश पूछेंगे तो फ्रांस है। और भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप ये मोबीक्विक बना था। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक ये बना था पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसको आरबीआई ने बैन कर दिया है अभी। तो इतने पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस का किसको निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया? तो आंसर होगा पोलैंड। तो भारत के पहले जीआई टैग वाले अंजीर जूस को 2023 में हांगकांग को एक्सपोर्ट किया गया था। और उसी तरह से अब यूरोप में भी पहली बार इसका निर्यात किया गया है। कहां पे? पोलैंड में। इसे बनाया किस कंपनी ने? पुरंदर हाईलैंड्स कंपनी है, उसने इसको बनाया। और इस तरह से ये यूरोपीय बाजार में भारतीय अंजीर का रस एक्सपोर्ट करने वाली, निर्यात करने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। और पोलैंड की बात है, मैं आपको पोलैंड ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले जीआई टैग की बात करें। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में और पहली बार मिला था 2004-05 में। दार्जिलिंग टी को ये पश्चिम बंगाल की है। बाकी पोलैंड की बात है तो ये रहा मैप में पोलैंड। कैपिटल वॉर्सो होती है, करेंसी है पोलिश चिलोटी, और प्रेसिडेंट यहाँ पे एंद्रेज डूडा है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमें अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों की जरूरत है, इसका उत्पादन किया जाए। कितनी मिसाइलें चाहिए? 200। कौन करेगा उत्पादन, कौन बनाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अच्छा, अस्त्र क्या है? तो याद रखना ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है।
जिसकी रेंज 80 से लेके 110 किलोमीटर की है और इसकी स्पीड होती है 4.5 मैक। मैक मतलब तो पता है ना, 1 मैक हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड है उसको 1 मैक कहते हैं। अब साउंड की स्पीड का दुगना होगा तो 2 मैक हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा तो 4 मैक हो जाएगा। अच्छा, साउंड से भी 2 साइंस के अच्छे प्रश्न बनते हैं कि साउंड किस में ट्रेवल करता है, किस में गति करता है। तो इसके लिए माध्यम मीडियम की जरूरत होती है, ये निर्वात में वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दे दी है? तो आंसर होगा HT बासमती चावल। HT बासमती चावल में H मतलब हो गया हर्बिसाइड और T मतलब हो गया टॉलरेंट, यानी कि शाकनाशी सहिष्णु बासमती चावल। तो अभी केंद्र सरकार ने पहली बार HT बासमती चावल के व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे दी है, जिनमें खरपतवारों को खत्म करने के लिए छिड़के जाने वाले कृषि रसायनों को झेलने की क्षमता होती है। मतलब उन रसायनों से इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये खराब नहीं होंगे और इस किस्म से पानी की भी बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, क्योंकि आप इसे सीधे मिट्टी में बो करके उगा सकते हो। वरना आमतौर पर आपको पता है चावल की खेती कैसे होती है, पहले पौधों को खेतों में रोपने से पहले पानी से भरी नर्सरी में उगाया जाता है। पानी भरा होता है खेतों में तो बहुत पानी लगता है इसमें, लेकिन यहाँ पे का ये जो किस्म है इसे सीधे आप मिट्टी में बो करके उगा सकते हो, तो पानी की बचत होगी। तो इस HT बासमती चावल का उत्पादन किसने किया? ICAR ने, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इसकी 2 वैरायटियों को भी मंजूरी दे दी गई है। एक का नाम पूसा बासमती 1979 है और पूसा बासमती 1985 है। जिसकी 2 वैरायटियां हैं। आपको बताए गोल्डन राइस का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फिलीपींस था और अभी इसी ने इसको बैन भी कर दिया है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A। अच्छा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछे कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन CH4। और जो पॉलिश्ड चावल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन नहीं होता? B1। अच्छा, भारत का पहला राइस ATM ये कहाँ पे खोला गया? पढ़ा था अभी कल ही हमने, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अगर पूछो नेशनल राइस रिसर्च सेंटर आपको मिलेगा भारत में कहाँ? उड़ीसा के कटक में ही। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर चावल अनुसंधान संस्थान ये आपको फिलीपींस में मिलेगा। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान में रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको करवाए। बाकी ये थी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और जो नए स्टूडेंट्स है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। हमें आप लोगों के लाइक्स की सपोर्ट की जरूरत है। बाकी बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वो भी कम से कम समय में। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। मतलब मुझे ताजुब हो रहा है 5000 स्टूडेंट भी हमें ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। आप वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करोगे तो मुझे भी खुशी मिलती है। और जब इंसान खुश होता है तो और अच्छे से काम करता है। यहाँ तो मैं आप ही के लिए काम करता हूँ, आप ही को अच्छा और बेहतर कंटेंट मिलेगा। बाकी अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो अपलोड हो चुका है अभी, जाकर के अब उसको देख लो। और जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो याद है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम तो पढ़ लिया, याद है। तो जाओ उसी वीडियो में आप आंसर जब मैं बताऊं ना तो वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से आंसर बताना और देखना कितने आपके सही होते हैं। अपना टेस्ट लो, एनालिसिस करो। बाकी इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके अपने क्रिक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जब भी PDF या कोई भी वीडियो या कोई भी बात मुझे बतानी होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भैया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था देश का पहला राइस ATM कहाँ पे लॉन्च किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। फिर पूछा पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ किसे समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया? PR श्रीजेश। फिर पूछा किसे तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू। फिर पूछा पाइन लैब्स के सेतु ने किसके सहयोग से UPI सेतु को लॉन्च किया? एक्सिस बैंक। फिर पूछा विश्व शेर दिवस मनाया 10 अगस्त को। फिर पूछा सेबी ने किसे MCX के नए MD CEO के पद पर नियुक्त किया? प्रवीणा रॉय। और सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पे। DBS ग्रुप की पहली महिला CEO बन गई है तान सुशान। और आखिरी प्रश्न पूछा पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल लास्ट में होमवर्क प्रश्न देना हम भूल गए थे, कोई बात नहीं। अगर वीडियो के बीच में मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछे हैं तो उनके उत्तर दीजिएगा। बाकी ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।